नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए जो डायबिटीज़ और थायराइड के साथ जूझ भी रहे हैं और उसके साथ अपने सोराइसिस को क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं बट क्योर नहीं हो पा रहा। कैसे क्योर नहीं हो पा रहा उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि थायराइड और डायबिटीज़ आपकी हेल्थ को कैसे डिस्ट्रॉय थोड़ा सा कैसे करती है और जिसकी वजह से आपको सोराइसिस क्योर नहीं हो पाता, और फिर थोड़ा बहुत क्योर कैसे हम उसको हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली टिप जो है या सबसे पहली जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि थायराइड में होता क्या है। बेसिकली देखो, थायराइड आपका एक ग्लैंड होता है जो आपके गले के अंदर होता है, सबको पता है। अब वो क्या करता है, वो आपको मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट भी कर सकता है और स्लो भी कर सकता है। ये दोनों उसकी टेंडेंसी है, वो कर सकता है। ठीक है, अगर वो खराब हुआ तो वो क्या करेगा, हाइपो बनाएगा या हाइपर बनाएगा। अगर हाइपो बनाएगा तो आपका मेटाबॉलिज्म क्या करेगा, वीक करेगा, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, फैट गेन करोगे। क्या करोगे, फैट गेन। और अगर आप हाइपर हुए तो उसमें क्या होगा, आप लीन हो जाओगे, आपका मेटाबॉलिज्म क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप पतले होने चालू हो जाओगे। और दोनों ही की केसेस में अगर आपको सोराइसिस हुआ तो क्या होगा कि आपका एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वैसे ही है, और जिसकी वजह से इस मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर की वजह से आपको दिक्कत और ज़्यादा बढ़ गई। वो कैसे बढ़ गई, देखो सिंपली बोलूँगा, आप खाना डालते हैं, डाइजेशन सिस्टम में जाता है, वो आपको क्या करता है, एनर्जी देता है। वही आपके स्किन को भी देता है, वही आपकी किसी भी एरिया को देता है। अब क्या होता है, जब आप हाइपर में होते हैं तो क्या करता है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हुआ, ठीक है, और हाइपर में मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से क्या हुआ कि आपकी वो ज़रूरत की चीज़ें जो निकलनी चाहिए थी, जो उनको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ने और उस पर अटैक करना चालू कर दिया। जब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ने और अटैक करना चालू कर दिया, वो फैलेगा, सोराइसिस फैलेगा, फैलने से आपको दिक्कत देगा। उसके ऑपोजिट जाते हैं, जहाँ पर थायराइड का हाइपो कैटेगरी में देखा जाए तो उसमें क्या करता है, हाइपो में कि आप मोटे होते जा रहे हो, मोटे होते जा रहे हो तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, कुछ भी खा रहे हो आप, उसकी जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है जो आपकी बॉडी में लगना चाहिए वो उस हिसाब से लगता ही नहीं है, जिसकी वजह से आप वेट गेन की तरफ जा रहे हो। जब वेट गेन भी कर रहे हो और आपकी मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, एक तरीके से आपका मेटाबॉलिज्म वर्क ही नहीं ढंग से कर पा रहा, जिसकी वजह से आपको सोराइसिस है वो और ज़्यादा फैलेगा। वो क्यों फैलेगा, वो उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि जब आपको मेटाबॉलिज्म वीक है, वीक माने कि स्लो भी हो गया, तो जहाँ पर वीक है, स्लो है, वहाँ पर वो क्या करेगा, अपनी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को और एनहेंस कर देगा। एक तरीके से कहते हैं कि आपकी आग में घी डालने वाला काम करेगा। वो क्या करेगा, टॉक्सिन्स को इकट्ठा करना चालू कर देगा, जिसकी वजह से आपको इचिंग भी बढ़ेगी और उसके बाद आपके वहाँ पर जख्म भी बनेंगे और आपके सोराइसिस को स्प्रेड आउट भी करेगा, आपकी ऑल ओवर बॉडी पे भी आएगा। तो ये चीज़ रही थायराइड में कि सोराइसिस के टाइम पे आप अगर थायराइड के पेशेंट हो तो कुछ चीज़ों को अवॉइड कर दो। सबसे पहली चीज़, आप, क्योंकि मैंने अपनी हर एक वीडियो में बता रखा है कि आप नमक छोड़ो, नमक छोड़ो, नमक छोड़ो, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा नमक कम कर दो। नमक कम करने के बाद क्या करना है, आपने दही नहीं खानी। दही क्यों नहीं खानी, क्योंकि दही एक ऐसी चीज़ है जो आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। हाइपो वालों को तो बिल्कुल ही नहीं खानी, हाइपोथायराइडिज्म हुआ तो आप बिल्कुल नहीं खाएंगे दही। अगर आप कर्ड, योगर्ट कुछ खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म और स्लो कर देगा, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत है और बढ़ जाएंगी। तो ये दो चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है, और हैवी चीज़ों से अवॉइड रहो। पिज़्ज़ा, वीज़ा, ब्रेड, ये सारी चीज़ें नहीं खानी, मैदा बिल्कुल छोड़ दी दो। और इसके साथ अगर आपको जाना है क्या खाना है तो आप खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके साथ साथ आपने करना क्या है, थायराइड के लेवल के लिए आपने उसकी टैबलेट खानी है, सिंपल। अगर आपको थायराइड अपना सोराइसिस को और एनहेंस नहीं करना तो साथ में अपनी एक थायराइड की मेडिसिन खानी है। वो बहुत मार्केट में बहुत सस्ती अवेलेबल है, हर शॉप पे मिल जाती है, थायरॉक्सिन के नाम से मिलती भी है। बट अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें कि मैं थायराइड की कितनी mg की टैबलेट खाऊं, ठीक है, अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। फिर इसके बाद बात करते हैं डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ में होता क्या है, देखो डायबिटीज़ हमारे किससे होता है, पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज करते क्या है, इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन बनाना शॉर्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, दिक्कत आती है। जब इंसुलिन कम बनेगा तो बॉडी क्या करेगी, इंसुलिन मांगेगी उसको, क्योंकि शुगर को ब्रेक करना होता है। शुगर ब्रेक नहीं होगी तभी हमारी बॉडी में शुगर मांगती है। डायबिटीज़ में क्या मांगती है, चीनी मांगती है ना, कि चीनी दे दो, क्योंकि डायबिटीज़ में हमारी क्रेविंग ही बन जाती है शुगर। इसलिए क्रेविंग बनती है क्योंकि बॉडी मांग रही होती है शुगर, और वो वहाँ पर चेन जो ब्रेक करने वाली इंसुलिन होते हैं वो ब्रेक नहीं कर पाते। जब वो हमारी शुगर को ब्रेक नहीं कर पाते तो हमारी बॉडी और मांगती है,
और जब वो मांगती है तो वो दिक्कत देती है, वो दिक्कत देगी तो आपको और सोरेसिस बढ़ाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से गुजर रही है जहाँ पर आपके इंसुलिन वर्क नहीं कर रहे ढंग से, जिसकी वजह से आपको दिक्कत अराइज होगी, जिसकी वजह से आपको सोरेसिस और एनहेंस करेगा, बढ़ेगा। यहाँ पर भी वही चीज़ दोबारा से, डायबिटीज़ किससे ज़्यादा बढ़ती है? शुगर से। आपने शुगर छोड़ देनी है, ठीक है। इसके साथ आपने करना क्या है? इसके साथ अपनी डायबिटीज़ की आपने मेडिसिन खानी है, अपनी नॉर्मल मेडिसिन खानी है। अपने डॉक्टर से थोड़ा सा कंसल्ट कीजिए और साथ में अपनी डायबिटीज़ को थोड़ा लेवल्स में लेकर आए। जब आप लेवल में ले आओगे तो सोरेसिस धीरे धीरे करके अपने थोड़े नॉर्मल पे आ जाएगा। अगर आपकी डायबिटीज़ शूट करेगी, मान लीजिए अगर आपकी शुगर शूट करेगी तो आपका सोरेसिस बढ़ेगा। तो ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आपको दिक्कत होगी। तो अपने डायबिटीज़ को मेंटेन रखना है, थायराइड को मेंटेन रखना है, जिसकी वजह से सोरेसिस एनहेंस ना हो। अब हमने करना क्या है? अगर हमको एक नॉर्मल सी चीज़ है, इम्यूनिटी हमारी वीक है और एक तरीके से इम्यूनिटी ही हमारी खुद की दुश्मन बन चुकी है, तो हम उसमें करें क्या? सबसे पहली चीज़ आपने करना है कि गिलोय स्टार्ट करो। कहने के लिए वो तो गिलोय जो होती है वो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, बट कहीं हद तक वो आपके सोरेसिस में थोड़ा सा आपको आराम दे सकती है। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा खुजली में हो, आपको इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो सिंपली आपने करना क्या है कि रात को सोने से पहले और रात सुबह नहाने के बाद नॉर्मल नारियल का तेल लिया, उसके अंदर कैम्फर मिलाया और उसको अप्लाई कर लिया। उससे क्या होगा? आपको इचिंग में आराम मिलेगा। इसके साथ रात को जब आप सोने जाते हैं उससे पहले क्या करना है, एक बारी या गीली कॉटन लेकर अपने उस जगह को थोड़ा सा साफ़ कर लिया, पैचेस को जहाँ पर आपके सोरेसिस बन रहा है उसको थोड़ा सा क्लीन किया, उसके बाद आपने ऑयल अप्लाई कर लिया, जिससे फर्दर खुजली ना हो, जिससे कोई भी जख्म ना बने सोरेसिस में। और क्या कर सकते हैं आप? और इसमें आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप सोरेसिस में दूध पीना मना नहीं करवाते, आप दूध आराम से ले सकते हैं। दूध और हल्दी को ले लीजिए। हल्दी क्या होती है? एंटीसेप्टिक भी होती है, हीलिंग में भी काम करेगी, ठीक है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। क्या करती है? आपकी सूजन को कम करना। सोरेसिस के पेशेंट्स में हम देखते हैं कि स्वेलिंग होती है, और इसके साथ साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में भी हल्दी बहुत अच्छा काम करती है। तो आपने क्या करना है? गर्म दूध में ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा गिलास भर के पीना है, एक कम, क्योंकि सबको ज़रूरी नहीं है कि दूध टॉलरेंट हो, क्योंकि बहुतों को दूध से इंटॉलरेंस भी होती है। तो आप जिनको इंटॉलरेंस है वो थोड़ा सा पानी में ले लें, पानी में ले लो, थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के आराम से, चाहे सिप सिप करके ले ले, चाहे एक ही बारी पी जाए, कोई मैटर नहीं करता कि कैसे पीना, बट आपने थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है जो आपको हेल्प करेगी। इसके साथ आप और क्या कर सकते हैं? इसके साथ आप एक बेटर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, एक आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो आपको सोरेसिस से बाहर निकाल सकता है। सोरेसिस के ऊपर आप विजय पा सकते हैं और कॉल करके हमारे डॉक्टर या मेरी टीम से बात भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।